जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ लेते हैं विंटर टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 टॉपिक 1.6 थ्रेट टू द ओशंस। और हमारे ओशंस को क्या थ्रेट्स हैं, आज हम इस पैराग्राफ में वही पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज आर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ओवर ओशन। अब हमारे ओशन को किन किन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख़तरा या नुकसान पहुँच रहा है। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, हम गार्बेज डंप कर रहे हैं अपने ओशंस के अंदर, केमिकल्स डंप कर रहे हैं, ऑयल स्पिल हम कर रहे हैं अपने ओशंस के अंदर, जिससे समुंदर में रहने वाले जानवरों को तो मसला है ही है, उनकी जानों को तो खतरा है ही है। पानी भी ख़राब हो रहा है, एसिडिक होता चला जा रहा है। और इसके अलावा हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, हमारे मौसमियाती तब्दीली, उससे हमारे समुद्रों का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। ओशंस आर बिकमिंग वार्मर एंड मोर एसिडिक। एक तो हमारे ओशंस गर्म होते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा एसिडिक, यानी उनमें केमिकल की मिकदार बढ़ती जा रही है, नमक की मिकदार बढ़ती चली जा रही है। आपने डेड सी के बारे में सुना होगा, जिसमें नमक की मिकदार इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर कोई भी आबी हयात ज़िंदा नहीं है, कोई वहाँ पर पौधा नहीं है समंदर में। और कहा तो उसको अभी भी समंदर ही जा रहा है, लेकिन अब वो सिर्फ़ एक छोटी-सी झील की शक्ल में आ चुका है, ठीक है? पानी सारा इवापोरेट हो चुका है उसमें से। They contain less oxygen that they used to a decade ago. Some of the key threats are discussed below. अब हमारे समुंदर जो पहले 50 से 60% तक पूरी अर्थ का ऑक्सीजन कंटेन करते थे और हमें प्रोवाइड करते थे, या उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती थी ताकि उनके अपने आबी हयात ज़िंदा रह सके, वो सांस ले सके उस ऑक्सीजन में। अब वो कम होती चली जा रही है। पिछले 10 सालों में ये देखने में आया कि बड़ी तेज़ी से समुद्रों के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार घटी है। अब देख लेते हैं ये कौन-कौन सी ऐसी थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होना शुरू हो गया। हमारे समंदर जो हैं उनकी जान को ख़तरा हो गया, उनकी सेहत को ख़तरा हो गया है, ठीक है? समंदर भी जानदार है ना, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी जानदार चीज़ों को अपने अंदर समाए हुए हैं। अब चलते हैं, सबसे पहली जो थ्रेट है दैट इज़ पॉल्यूशन। वो ना सिर्फ़ समंदर बल्कि ज़मीन दोनों के लिए बड़ी ख़तरनाक है। अब प्लास्टिक, जो भी बोतलें या प्लास्टिक से बने डब्बे या जो भी चीज़ प्लास्टिक से है, वो हम सब क्या कर रहे हैं, समुद्रों में फेंक रहे हैं जाकर, जो कि एक मुहलिक ख़तरा है हमारी मरीन लाइफ के लिए भी, जो समुद्र में रहने वाले आबी हयात है उसके लिए भी, वो मछलियाँ हों, वो पौधे हों, वो कोरल्स हों, कुछ भी हो, ठीक है, उनके लिए भी। और साथ साथ द माइक्रो प्लास्टिक्स ऑल्सो एंटर द फूड चेन ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉजिंग वेरियड इलनेसेस। अब होता क्या है कि ये प्लास्टिक जब समुद्रों में डंप किया जाता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता गलता-सड़ता, ख़ैर गलता-सड़ता इतनी जल्दी तो नहीं है, लेकिन उसको अगर जिस चीज़ काट कर डाला गया है प्लास्टिक को, या उसको छोटा माइक्रो करके फेंका गया है, तो वो मछलियाँ कंज़्यूम कर लेंगी, मछलियाँ खा लेंगी, क्रैब्स खा लेंगे। जब वो खा लेंगे तो वो उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, और जब हम वो सी फूड खाएँगे तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारी फूड चेन है उसके साथ कनेक्टेड, हम उन मछलियों को खाते हैं। छोटी मछलियाँ प्लास्टिक खाएँगी, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ या केकड़े खाएँगे, और क्रैब्स को और लॉबस्टर्स को हम लोग खाएँगे, मछलियों को हम लोग खाएँगे। तो वो क्या होगा कि ये फूड चेन के ज़रिए ये हमारा जिस्म का हिस्सा बन जाएगा प्लास्टिक, ठीक है? हमारा ही फेंका हुआ गंद हमारे तक ही पहुँच जाएगा, और जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है, और भी बहुत सी मूज़ी मर्ज़ में हम मुब्तला हो सकते हैं। Chemical pollutants like pesticides, fertilizers, oil leaking from ships, sunscreens, and pharmaceutical waste cause developmental abnormalities, weakening the immune system, and reduce fertility in marine life. अब होता क्या है कि जब ये केमिकल पोllutants जो कि किसी भी शक्ल में, प्लास्टिक वेस्ट की शक्ल में, या किसी और केमिकल की शक्ल में, या फर्टिलाइजर्स की शक्ल में, या पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारनी अद्वियात की शक्ल में पानी के अंदर जाकर मिक्स हो जाते हैं। अब आप कहेंगे इतने बड़े समंदर में कीड़े मारने वाली दवाई कौन फेंकता है या फर्टिलाइज़र कौन फेंकता है? तो बच्चों, जब हम खेतों के अंदर ये डालते हैं ना, और एक्स्ट्रा ये होता है, बारिश आती है, सैलाब आता है, तो वो हिस्सा बन जाता है दरिया का, और दरिया फिर आपको पता है एंडेड अप होता है ओशन और सीज़ में जाकर। तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वगैरह पहुँच जाएँगे समंदर तक। इसके अलावा सनस्क्रीन वगैरह के जो बोतलें हैं, या जो भी वेस्ट हम फेंकते हैं, इसके अलावा आपके समंदर में जो बहरी जहाज़ चल रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, उनमें से लीक होता रहता है ऑयल उनका। यानी जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो उसमें से धुआँ निकलता है ना, इसी तरह जब आपकी शिप चलती है ना पानी में, तो उसमें से ऑयल लीक होता है, और वो भी समंदर का हिस्सा बनता रहता है। तो ये सारी चीज़ें
हैं क्या कर रही हैं, इससे समंदर में रहने वाली मछलियों और बाकी आबी हयात की डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं। किसी का फिन नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई अजीब तरह की मछली हो गई है, शक्ल बिगड़ गई है, कोई हाल नहीं है। जब मछली ने बच्चा पैदा किया तो वो अजीब तरह का है आगे से देखने, तो इसको बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीकन हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है। यानी पहले वो हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करके ज़िंदा रहती थी, अब जल्दी बीमार पड़कर मरना शुरू हो गई हैं, बीमारियों का जल्दी शिकार होना शुरू हो गई हैं और उनकी तादाद घटती चली जा रही है समुद्रों में। इसके अलावा जो उनके अंदर अंडे देने की सलाहियत थी बहुत ज़्यादा, एक मछली तकरीबन 100-100 हज़ार-हज़ार अंडा देती है, अब वो भी कम होता चला जा रहा है। या बच्चे देने वाली जो मछलियाँ होती हैं या बाकी आबी हयात, उनकी भी फर्टालिटी में फ़र्क पड़ा है। इसके अलावा पौधे भी, जो रिप्रोडक्शन थी उनकी, जो बीज बनाना था उनका या उनकी जो आगे प्रोपगेशंस थी, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और इतनी ज़्यादा मरीन लाइफ जो है ना वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रही। यहाँ पर आपको दुनिया में समुद्रों में फेंके जाने वाले कचरे के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। उसमें प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर कार्डबोर्ड्स हैं, प्लास्टिक फिशरीज़ हैं। प्लास्टिक फिशरीज़ वो होती हैं जिससे वो नायलॉन की तार होती है और उसके साथ जो है ना आप रॉड होती है, जो फिशिंग रॉड होती है उसका वो सारा हिस्सा। शीशे या चीनी के टूटे हुए बर्तन, ठीक है। इसके अलावा रस्सियाँ हैं आपके, मिसलेनियस टाइप्स ऑफ गार्बेज है, घर के जूते और कपड़े और ब्रशेज़, हेयर ब्रशेज़ वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अगेन फिर फिशरीज़ में आ जाते हैं जाल, बड़े-बड़े जाल जो हम मछलियों को पकड़ने के लिए फेंकते हैं वो, टेक्सटाइल आ जाती है, टिम्बर्स आ जाते हैं जिनमें लकड़ियाँ हैं, छोटी मोटा फर्नीचर है, वो सारी चीज़ें। इसके स्टायरोफोम आ जाता है, स्टायरोफोम होता है समुद्री झाग, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेटल फिशरीज़ हैं जिसमें छोटे-छोटे आगे जो काँटे होते हैं जिसको मछली अपने मुँह में डालती है, मछली समझकर खाने के लिए दाना और खाना या चारा समझकर उसके मुँह में फँस जाते हैं और उसी से हम मछली को खींच लेते हैं वापस। तो ये सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, होपफुली आपको इनकी समझ आ रही होगी। तो ये कुछ लिटर है या कुछ गार्बेज है या वेस्ट है जो हम समुद्रों में डंप किया जाता है। इनमें से कोई भी 2-4 नाम, 5 नाम, 10 नाम याद कर सकते हैं। दूसरी बड़ी थ्रेट जो है ओशंस को वो है ओवरफिशिंग। ओवरफिशिंग किल्स द मरीन लाइफ बियॉन्ड इट्स एबिलिटी टू रिकवर। अब हम इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रहे हैं कि हम उनको जवान होने से पहले ही, उनको बड़ा होने से पहले ही, उनको मैच्योर होके ताकि वो रिप्रोडक्शन की तरफ जाए उससे पहले ही खाते चले जा रहे हैं। तो अगर मछलियाँ ही ख़त्म हो जाएँगी तो अंडे कौन देगा और कहाँ से दोबारा से मछली समंदर में आएगी। इसके अलावा अगर हम माँ मछली को अपना फूड बना लेंगे, कंज़्यूम कर लेंगे, तो वो जो अंडे मछलियाँ देकर आई हुई हैं और हमने उनको पकड़ लिया है, तो उन अंडों का ख़्याल कौन रखे? क्योंकि आपको पता है ना, माँ तो माँ होती है ना, जानवर की हो या इंसान की हो, वो अंडे देकर उसके इर्द-गिर्द घूमती रहती है ताकि कोई प्रेडेटर आकर वो उसके अंडे ना खा जाए। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि वो रिकवर नहीं कर पा रही हैं। यानी पहले जितनी तेज़ी के साथ मछलियाँ बढ़ रही थी समुद्रों में, अब उसी तेज़ी से घटना शुरू हो गई हैं। इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड अफेक्ट अदर एनिमल्स इन द सिस्टम एज़ वेल एज़ लाइक सी turtles and also coral reefs which are significant marine ecosystem। आपको पता है कि मछलियाँ सिर्फ आप नहीं खाते हैं, उस समंदर में रहने वाले टर्टल्स भी छोटी मछलियाँ शौक से खाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोरल जो हैं वो भी मछलियाँ खाते हैं, यानी वो होते तो पत्थर नुमा हैं या पौधे हैं नुमा हैं, लेकिन वो मछलियाँ का शिकार करके खाते हैं। छोटी-छोटी मछलियों को अपने अंदर लेकर चले जाते हैं और बंद कर लेते हैं और उनका जो प्रोटीन है या उनका जो भी उनमें से उनको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो उससे फलते-फूलते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने अपने खाने के लिए समंदर में मौजूद दूसरे जानवरों या पौधों के खाने को कम कर दिया है, ठीक है। अब वो क्या खाएँगे जब हम ही उनकी सारी मछली पकड़ लेंगे। अब इसके अलावा वो छोटी मछलियाँ बहुत से ऐसी खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स खा जाती थी जो समंदर की दूसरी आबी हयात के लिए ठीक नहीं, ठीक है ना? तो अब क्योंकि छोटी मछलियाँ भी हमने निकालनी है समंदर में से, तो क्या होगा कि वो माइक्रोब्स बढ़ना शुरू हो जाएँगे और समंदर में जानवरों को खाना शुरू हो जाएँगे। दूसरे जानवरों को यानी क्रैब्स को या बाकी टर्टल्स को या पौधों को, ठीक है? तो ये एक इकोसिस्टम था जिसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। हर एक फूड चेन है ना, एक घास खाने वाले को गोश्त खाने वाला खा जाता है, गोश्त खाने वाले को हम खा जाते हैं। ये इकोसिस्टम की जो चेन चल रही थी, जो आप क्लास 7 में भी पढ़ कर आए हो, ये डिस्टर्ब हो गई और ये अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर एक वक़्त आएगा कि हमें खाने के लिए समुद्र में से कुछ भी नहीं मिलेगा।
तीसरी सबसे अहम और बड़ी वजह या थ्रेट जो है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ द वार्मिंग ऑफ द ओशन व्हिच मेक्स देम एसिडिक। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, समंदरों का पानी गर्म हुआ, गर्म होकर एसिडिक हो गया, ज़्यादा केमिकल की मिकदार बढ़ गई उसमें, तो उसमें रहने वाले जानवर क्या करेंगे? द लेवल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो ड्रॉप्स रैपिडली बिकॉज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड इन द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब हमारा पानी समंदर का क्या कर रहा है कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मोर एंड मोर, और पानी में ऑक्सीजन की मिकदार घटती चली जा रही है, पानी एसिडिक की तरफ जा रहा है, ज़्यादा एसिडिटी की तरफ या सैलिनिटी की तरफ जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि सैलिनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसके अंदर नमक की मिकदार बढ़ती जाएगी, हमारा आबी हयात मरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बेशक वो पहले ही नमक वाले पानी में रह रही है, वो अगर जो बंदा समंदर के पास रहता है, जो बच्चे रहते हैं उनके मुंह में कभी ना कभी तो समंदर का पानी गया होगा। आप यकीन माने, मैं अभी कुछ 2-4 महीने पहले कराची गई हुई थी और हम ऐसी सी व्यू की साइड पर गए हैं, तो बच्चों ने जिद की कि आगे जाना है, तो मेरे यकीन करिए एक ड्रॉप ही होगा बच्चे, क्योंकि स्प्लैश कर रहे थे पानी को, तो वो एक कतरा शायद मेरे मुंह के अंदर कहीं चला गया और मुझे सारे रास्ते वापसी में बहुत बुरा महसूस होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसी ने चम्मच भर के नमक मुझे खिला दिया है। इतनी ज़्यादा अजीब तबीयत हो रही थी। तो अगर इस नमक को जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, मज़ीद एसिडिक कर दिया जाएगा, तो समंदर में रहने वाले जितने भी जानवर हैं ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और ऑक्सीजन की मिकदार वैसे ही घटती चली जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ज़रा लुक आफ्टर किया जाए, उसको वॉच किया जाए, उसको रोका जाए कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करें, हम फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, हम जो है कोई रिन्यूएबल जो है ना उस तरफ आ जाएँ एनर्जी को हासिल करने के लिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग एक और बहुत बड़ा मसला। और ये कैसे होता है कि स्पिलिंग ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डीजल एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद ऑफशोर ड्रिलिंग व्हिच पोल्यूट्स द सराउंडिंग मरीन एनवायरनमेंट कॉजिंग डैमेज टू मरीन लाइफ। ज़मीन के अंदर आपने कभी देखा होगा कि वो ट्रेंचेस लगी होती हैं और उसमें से ऑयल जो है ना वो निकालने की कोशिश की जा रही होती है, बिल्कुल सी बेड के अंदर से ही, जो मैं पिक्चर आपको दिखा भी रही हूँ। और एक दफ़ा ये एक वाक़या भी हुआ था पीछे के मैक्सिको गल्फ में और यूएसए के दरमियान कहीं ये जगह थी, जो ये ऑयल निकालने वाली कंपनी थी, डीप वाटर ऑयल होराइजन करके इसका नाम था, और ये वाक़या हुआ था तकरीबन 2010 के अंदर 20 अप्रैल वाले दिन। तो इसमें आग लग गई थी और इसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल निकला था और सारी मरीन लाइफ जो है ना बड़ी डिस्टर्ब हो गई। और आपको नज़र भी आ रहा है समंदर में किस तरह तेल बिखरा हुआ है हर तरफ, वो दूर जो आपको आग नज़र आ रही है वही है जहाँ से ऑयल रिच, जहाँ से तेल निकाला जा रहा था समंदर की सतह में से। और इसके अलावा ये आप मरीन लाइफ की हालत देख सकते हैं, बेचारे परिंदे और मछलियों का बड़ा बुरा हाल था। लोग बड़ी कोशिश की, इतनी मछलियाँ मर गईं और बहुत बड़ा ये सान्या हुआ था 20 अप्रैल 2010 के अंदर। इसके अलावा जहाज़ जो लीक करते हुए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक पूरा जहाज़ ही डूब गया है। वो तो ख़ैर तेल वाला जहाज़ था ना, वो वहाँ डूब गया है किसी वजह से, नहीं तो इसके अलावा जो बहरी जहाज़ होते हैं वो अपना तेल फेंकते हुए जाते हैं, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको भी पहले ही बताया कि हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो कुछ धुआँ देने वाली गाड़ियाँ होती हैं, इसी तरह कुछ तेल लीक करने वाले बहरी जहाज़ भी होते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलती है। और बहुत सारी मरीन लाइफ जिनमें कोरल रीफ भी हैं, कोरल रीफ बहुत सारी छोटी-छोटी मछलियों के पनाहगाहें हैं, उनके घर हैं, उनके हैबिटेट्स हैं, तो वो भी तबाह होते हैं। अब लास्ट थ्रेड की तरफ अगर देखें तो मैंग्रोव डिफॉरेस्टेशन है, यानी हम जो ये मैंग्रोव्स उगे हुए हैं, आपको पौधे नज़र आ रहे हैं पानी से ऊपर, इनकी जो कटाई होती है ना ये बड़ी खतरनाक है। ये भी बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम पर इफेक्ट करती है। व्हेन द इम्पोर्टेंट कोस्टल इकोसिस्टम लाइक मैंग्रोव, सी ग्रास बेड, टाइडल मार्शेस एंड अदर मरीन and coastal vegetations are degraded or replaced, a significant amount of blue carbon is released back in the atmosphere. इसकी मिसाल इस तरह, जिस तरह हमारे ज़मीन पर मौजूद दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रखते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, इसी तरह ये समुद्री आबी हयात जिनमें प्लैंक्टन्स आ जाते हैं, मार्शेस आ जाते हैं, ये मैंग्रोव्स आ जाते हैं और कोस्टल रीफ्स हैं, जो भी इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, टाइडल मार्शेस हैं, सी ग्रास बेड्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, सॉरी लोग तो नहीं है, ये पौधे क्या करते हैं कि अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू कार्बन बनाकर रख लेते हैं, ठीक है? और अगर ये ब्लू कार्बन ना बनाएं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی ڈیفورسٹیشن کر رہے ہیں۔ اگر یہ زندہ نہیں رہیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ارتھ کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنا شروع ہوگی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ارتھ کا ٹمپریچر انکریز کرے گا۔ ارتھ کا ٹمپریچر انکریز کرے گا تو گلوبل وارمنگ ہوگی، گلیشیئرز پگھلیں گے، سیلاب آئیں گے، تباہی ہوگی، اور پھر فائنلی انکریز کریں گے سی لیولز، اور جیسے سی لیول انکریز کریں گے کوسٹل سارے ایریاز فلڈڈ ہو جائیں گے، زندگی کا نام نہیں رہے گا، صرف پانی پانی ہوگا ہر طرف۔ تو ان سب کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ہیومن ایکٹیویٹیز کو ذرا کنٹرول کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گرین ہاؤس گیس دکھنے میں تو ہمیں بہت اچھی نظر آئے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے لیے بہتر ہے اس حد تک کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو کہ سورج کی روشنی سے ہمیں مل رہی ہے، دیٹس انف فار اوور ارتھ۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہم ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، یا ہم ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے، یا بلو کاربن کی وجہ سے اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ چلیں اسٹڈی کر لیتے ہیں 1.7 ارتھ کویک یعنی زلزلے۔ اینڈ ارتھ کویک از دا شیکنگ آف دا ارتھ ریزلٹنگ فرام دا ریلیز آف اسٹورڈ اپ انرجی ان دا اپر مینٹل آف دا ارتھ۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں نے پکچر دکھائی ہے انر کور کی، آؤٹر کور کی، مینٹل کی، انر مینٹل کی، آؤٹر مینٹل کی، اور کرسٹ کی۔ آپ نے کلاس 6-7 میں پڑھا ہے کہ مینٹل میں کیا چیز موجود ہے، کچھ راکس ہوتی ہیں، کچھ لاوا ہوتا ہے، کچھ گرم گیزرز ہوتے ہیں پانی کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کو ایروز ریڈ کلر کے موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے اپوزٹ چل رہے ہیں، اس کو کنویکشن کرنٹ بلایا جاتا ہے۔ مینٹل کے اندر یہ گیسز، گرم گیسز ہیں، گرم لیکوڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ موو آن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر انرجی اسٹور ہوتی رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پریشر کوکر میں آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے نا، اور اس میں ایکسٹرا گیس بن گئی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مینٹل بھی اپنی ایک دم اتنی ساری اسٹورڈ انرجی کو ایک دم سے ریلیز کر دیتا ہے، اور ایک بہت بڑا دھماکہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے زمین میں، اور اس دھماکے کی دھمک کے طور پر، اور اس کی وجہ سے جو وائبریشن پیدا ہوتی ہیں، اس سے ہماری زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم ارتھ کویک بلاتے ہیں۔ اور اسی لیے کبھی آپ کو پتہ ہے جب بھی زلزلے کی خبر اللہ نہ کرے ٹی وی کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں زلزلے کی گہرائی، یعنی اتنی گہرائی میں وہ بلاسٹ ہوا ہوتا ہے، یا ایکسپلوژن ہوا ہوتا ہے، یا وہ انرجی ریلیز ہوئی ہوتی ہے فرام دا مینٹل، جس کی وائبریشن ہمیں اوپر تک محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کلاس 6 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وین ایور دے اکر، یعنی جب بھی ارتھ کویکس آتے ہیں، دا ٹیکٹونک پلیٹس سلائڈ پاسٹ ایچ ادر ایٹ فالٹ لائن اینڈ کنورج یا ڈائیورج ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے جب بھی زلزلہ آئے گا نا، اور ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں یا تو ٹکراتی ہیں، یا ایک دوسرے سے دور ہٹ جاتی ہیں، یا ایک دوسرے سے سلائڈ ہو کر آگے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے زلزلے ہیں، یا 3 قسم کی یہ ایسی موومنٹ ہیں ٹیکٹونک پلیٹس کی، جو کہ زلزلے کا سبب بنتی ہیں۔ The point at which it takes place is called the focus۔ اب جہاں زلزلہ آئے گا اس جگہ کو، اس کی گہرائی کو فوکس بلایا جائے گا، کہ اتنی گہرائی سے یہ زلزلہ 18 کلومیٹر ہے، یا 150 کلومیٹر گہرائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پوائنٹ جہاں پر مینٹل میں دھماکہ ہوا ہے اور اس کی وائبریشنز اوپر آنا شروع ہوئی ہیں، تو وہ جگہ فوکس کہلائے گی۔ انسائڈ دا ارتھ اور نیئر دا سرفیس، وہ بہت گہرا بھی ہو سکتا ہے فوکس، یا آپ کی سرفیس کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی گہرائی کم بھی ہو سکتی ہے۔ جتنی گہرائی کم ہوگی نا، اتنا ہی وہ خطرناک ہوگا، اتنا ہی زیادہ ریکٹر اسکیل پر اس کی طاقت زیادہ ہوگی زلزلے کی۔ The tremors ripple is from the focus in all direction as seismic waves۔ اب جب بھی زلزلہ آتا ہے اور نیچے دھماکہ ہوتا ہے، تو وہ یہ رپلز آنا، جیسے پانی میں آپ پتھر پھینکو تو گول گول دائرے بننا شروع ہوتے ہیں، اسی طرح یہ گول گول دائرے بننا شروع ہوں گے، جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے، اور پھر یہ جا کر اوپر زلزلے کی پراپر سرفیس کو ہلانا شروع کریں گے ارتھ کی، یا تو وہ دور ہٹ جائے گی زمین ایک دوسرے سے اگر بہت زور کا زلزلہ ہے، یا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں گی دونوں ٹیکٹونک پلیٹس، یا سلائڈ کر جائیں گی ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے آس پاس سے گزر جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دکھانے کا مقصد، یہ پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، 6 میں بھی 7 میں بھی باقاعدہ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کنورژن کی اور ڈائیورژن کی اور سلائڈنگ کی۔ The place right above the focus on the surface of the earth is the epicenter۔ اب جو گہرائی ہے نا زلزلے کی، اس کے بالکل ٹاپ پر زمین کے اوپر ہماری کرسٹ کی، یعنی سرفیس آف دا ارتھ کے اوپر جو منہ کھلتا ہے، دیٹ از کالڈ دا ایپی سینٹر۔ اور آفٹر شاکس اکرز آفٹر دا ارتھ کویک، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زلزلہ تو آ کے ایک دفعہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کے آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے زلزلے یا جھٹکے محسوس ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ
نیچے بہت بڑا دھماکہ ہے، اور اس کی جو بعض گشت ہے نا یا وہ ریپلز ہیں وہ جیسے پانی میں پتھر پھینکنے پر کافی دیر تک دائرے بنتے رہتے ہیں، اسی طرح آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں زمین کی سرفیس تک۔ امید کرتی ہوں آج کویک کا آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، کیپ شیئرنگ۔ اللہ نے کے بعد